नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 परीक्षा के दृष्टिकोण से हम मुख्य परीक्षा के हिसाब से आप सभी से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 15 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम आज बातचीत करेंगे नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मान लीजिए प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में या फिर 50 शब्दों में आ जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? प्रश्न पर हम बात करें उसके पहले कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए कि सर आप ये बता दीजिए कि किस पुस्तक से आप पढ़ा रहे हैं, उस पुस्तक को हम खरीद लें और अपने से खुद ही पढ़ लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि वो एक चैनल है कि जो मूल किताबों पर ध्यान रखता है और एक से अधिक किताबों को पढ़ने के बाद खुद द्वारा बनाए गए नोट्स के आधार पर आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करते हैं। कोशिश करते हैं कि एकदम सटीक कसावट भरा उत्तर आपके सामने हम रखें। तो जो भी हम यहाँ पर उत्तर लिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं या समझा रहे हैं, वो आपको किसी अन्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। कई किताबों का मिश्रण है और साथ में अनुभव का भी इसमें मिश्रण है। तो दिल लगा के जितने भी समय की वीडियो है उसको देखिए और इस सहयोग को अपने मेहनत के बदौलत सफलता में बदलिए। आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए, तभी आपको लिखित परीक्षा में लिखने में आनंद आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक बात को आप दिमाग में रखते होंगे। अब किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी तैयारी नहीं करेंगे। तो चलते हम बात करते हैं कि नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखने के लिए आ जाएं तो हम कैसे लिखेंगे। आमतौर पर जब भी नाथ साहित्य की बात आती है, सिद्ध साहित्य की बात आती है, तो हमें लगता है कि ये दोनों साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर एक ही हैं। भले दोनों एक ही कालखंड में पनपे हैं या फिर इनको हम सब पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है। तो उस अंतर को क्लियर करते हुए हम आगे पूरे उत्तर को देखेंगे और आपकी एक समझ बनेगी। तो चलते हम बात करते हैं कि कैसे इस प्रश्न के उत्तर की शुरुआत करेंगे। शुरुआत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से करेंगे, जिसका उल्लेख उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में किया है। नाथ पंथ के बारे में वो चर्चा करते हैं कि नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। इस पंथ का प्रचार राजपुताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। तो इस कथन से आप ये समझ पाएंगे कि जो नाथ पंथी थे या फिर जिनको हम नाथ कहते हैं, अब वो एक तरीके से जोगी थे। अगर आप सिद्ध साहित्य पढ़ेंगे तो जोगी को ही योगी बताया गया है और उनका संबंध वज्रयान शाखा से जोड़ा गया। जो नाथ पंथ थे उनको जोगी कहा गया और उनकी जो पहचान थी कि वो अपने कान में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे उनका जो कान है वो थोड़ा सा उसमें जो भी छेद है वो बड़ा हो जाता था, इसलिए उनको बड़ा भी क्या कई बार छिन जाता था। आप अपने उन नानी दादी के कानों को देखिए जो पुराने हो चुके हैं और छिन से जाते थे, तो इसलिए उनको कनफटे भी कहा जाता था। इस पंथ का प्रचार इस एरिया में था, राजपुताने तथा पंजाब की ओर अधिक ही था। जैसा कि सिद्ध साहित्य पढ़ाते समय आप सभी से हमने कहा कि जब सिद्ध साहित्य आप पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया कि आप बिहार से लेके आसाम तक इस एरिया में थे, लेकिन जो नाथ साहित्य है उसका एरिया ये वाला था। ठीक है, मतलब कि भारत के पश्चिमी एरिया में रहते थे, राजपुताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। तो ये जो कथन है नॉर्मली आपकी जानकारी को भी प्रदर्शित करता है और इससे ये भी पता चलता है कि नाथ साहित्य नाथ पंथ को लेकर आपका जो दृष्टिकोण है एकदम से क्लियर है। आपके दिमाग में बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो नाथ पंथी से योगी थे, जोगी जिसको कह सकते हैं, वो कान में कुछ बड़े बड़े कुंडल पहना करते थे और वो कुंडल जब बहुत भारी होते थे तो उनके कान जो उनकी ललार होती थी
वो छिन जाती थी, इसीलिए उनको कनफटा भी कहा जाने लगा। और इनका जो एरिया रहा है, एरिया भी आप बता दिए कि लगभग पश्चिमी भारत के आसपास में राजपूताने का एरिया जो रहा है, खासतौर से राजस्थान इत्यादि और पंजाब की ओर अधिक ही रहा। इस तरीके से पूरा नाथ साहित्य को लेकर या फिर नाथों के निवास स्थान को लेकर आपकी एक समझ बन गई होगी। आगे आप बताएंगे कि सिद्ध साहित्य की तरह नाथ साहित्य भी आदिकाल का एक अंश है। नाथ साहित्य का विकास सिद्ध साहित्य से ही माना जाता है, यानी कि जो सिद्ध है वो एक तरीके से नाथ से बड़ा है, पहले का है। ठीक है, कुछ वर्षों बाद नाथ साहित्य का विकास होता है, लेकिन इसके विकास में सिद्ध साहित्य की भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बताएंगे आप कि नाथों ने बौद्ध मतों के साथ साथ शैव मतों के विचारों को भी स्वीकार किया। जैसा कि आपने सिद्ध साहित्य पढ़ते हुए देखा कि उनका जन्म ही बौद्ध धर्म से विकृत होकर एक शाखा वज्रयान से उनका जन्म होता है और उन्होंने उसी का प्रचार प्रसार किया। लेकिन नाथों ने सिद्ध साहित्य से बहुत सारी चीजें ली, लेकिन उसमें उन्होंने एक और मत को जोड़ दिया जिसका नाम था शैव मत। उसका भी इन्होंने प्रचार प्रसार किया और उसके जो भी विचार थे उसको स्वीकार किया। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जबकि आपने सिद्धों की संख्या 84 पढ़ी। इनको मिलाकर नाथ संप्रदाय विकसित होता है, यानी नाथों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 9 है, क्योंकि मिलता जुलता भी है, नाथ बराबर 9। तो इन्हीं को मिलाकर, इन 9 को मिलाकर नाथ संप्रदाय विकसित होता है, जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे। और जैसा कि कहा जाता है कि जो मच्छंदर नाथ थे उनका संबंध सिद्ध से भी था, लेकिन वो जिस तरीके से सिद्धों ने वाम मार्ग को ग्रहण करने का उपदेश दिया था, उसी में वो पकड़े गए थे। फिर बाद में गोरखनाथ ने उनको बचाया, और एक कथन भी है कि भाग मच्छंदर गोरख आया, कुछ इस तरीके से कथन आपने हिंदी साहित्य का इतिहास में पढ़ा होगा कि गोरख जगाए जो भगत भगाए लोग, इस टाइप से। तो शैव मतों के विचारों को स्वीकार किया और नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई, और उसके प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। सिद्धों की तरह ही नाथ भी मूलतः कवि नहीं थे, प्रचारक थे। जिस तरीके से सिद्धों ने अपने मतों, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, जन की भाषा में उन्होंने उसको फैलाने का प्रयास किया, तो एक तरीके से वो प्रचारक थे। उसी तरीके से नाथ जो कवि थे वो भी कवि तो नहीं कहे जा सकते, बल्कि प्रचारक ही माने जा सकते हैं। उनके द्वारा प्रचार के लिए रचा गया साहित्य नाथ साहित्य कहलाता है। तो एक तरीके से आपने नाथ साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी चर्चा की, और एक तरीके से ये बता दिया कि नाथ साहित्य को लेकर हमारा जो दृष्टिकोण है वो एकदम से क्लियर है कि वो क्या पहनते थे, किस एरिया में रहा करते थे, सिद्ध साहित्य से उनका कैसे आपस में संबंध है। हालांकि नाथों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है, 9 ही है, और उन्होंने सिद्धों से कैसे अपने को अलग किया, शैव मत को उन्होंने जोड़ा, और इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कविता लिखनी शुरू की। लोगों को वो उपदेश दिया करते थे, मोटिवेट किया करते थे, या फिर अपने विचारों को वो फैलाते थे। तो एक तरीके से उन्होंने साहित्य जो लिखा वो नाथ साहित्य कहा जाने लगा। आगे आप बताएंगे इनकी विशेषताओं को लेकर कि नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं। आप लिखेंगे कि जहां सिद्धों ने मुक्ति हेतु महासुखवाद या भोगवाद को आवश्यक माना, वहीं नाथों ने इंद्रियों के नियमन और संयम पर जोर दिया। सिद्धों की प्रवृत्ति मार्ग का खंडन करके निवृत्त मार्ग को स्थापित किया और कहा, 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे ऐसो मन लय जोगी खेले, तब अंतर बसे भंडारा। तो एक तरीके से आपको सिद्ध साहित्य पे जो हमने बताया था वो भी चीजें याद आ रही होंगी कि सिद्धों ने दक्षिण से वाम मार्ग को अपनाने की बात कही, और तमाम पंचमकार, पंचविडाल, ठीक है, और उसमें आपने देखा कि स्त्रियों को भी एक भोग की वस्तु के रूप में ही उन्होंने देखा। लेकिन यहाँ पर नाथ जो थे एकदम से उलट थे, इसके विपरीत थे। उन्होंने कहा कि अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने की जरूरत है, संयम पर जोर देने की बात है। सिद्धों ने जो प्रवृत्ति मार्ग, मतलब कि वाम मार्ग की तरफ जाने का जो उन्होंने उपदेश दिया या फिर मुक्ति का उन्होंने साधन बताया, उससे इन्होंने दूर रहकर ही मुक्ति प्राप्त करने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि मान लीजिए 9-10 लाख लोग डांस कर रहे हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन आप वहां पर अपने को कंट्रोल कीजिए, आप अपने मन को
नियंत्रित कीजिए। कुल मिलाकर इंद्रियों के नियमन पर और संयम पर नाथ पंथियों ने जोर दिया, खासतौर से जो गोरखनाथ इत्यादि थे, उनके जितने भी शिष्य थे। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा सा सिद्ध साहित्य के अपेक्षा नाथ साहित्य की जो साधना रही है वो कठिन रही है, कठोर रही है। इंद्रियों के नियमन और संयम पर जोर देना ही आज की स्थिति में भी बहुत बड़ी बात है। अगर क्षण भर के लिए हमसे हमारी मोबाइल दूर हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज है जो न मिले तो हम अपने आपा को खो देते हैं और बहुत परेशान हो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों के नियमन पर जोर दिया गया। अगर इस चीज को हम आज भी फॉलो करें तो तमाम जो दुष्कर्म से रिलेटेड समाचार आप सभी को मिलते हैं वो शायद न मिले। इंद्रियों के नियमन और संयमन के अभाव में ही इस तरीके की चीजें घटती हैं। आगे आप बताएंगे कि जो नाथ हैं उनका संबंध इस साधना पद्धति से है। आप बताएंगे कि नाथों ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग साधना पद्धति का प्रवर्तन किया, जिसमें गोरखनाथ का नाम प्रमुख है। अब पतंजलि दार्शनिक रहे, उनका जो दर्शन योग दर्शन उसी को अपना आधार नाथों ने बनाया और हठ योग साधना पद्धति को आगे बढ़ाया। इसमें ह का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्र। इन दोनों के मिलन से ही जिस साधना पद्धति का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं हठ योग। ठीक, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता रहा है। आगे था कि वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता और मध्य मांस का निषेध भी नाथों ने किया था। यानी वो कहा, उन लोगों ने कहा कि अगर आप कुछ बोलिए तो बोलते समय भी संयम रखिए। अपने शारीरिक मानसिक सुचिता पर, पवित्रता पर भी ध्यान दीजिए। मध्य मांस का उन्होंने निषेध किया था। और आज भी आपको अलग अलग जगह पर नाथ पंथी दिखाई पड़ जाएंगे और गोरखपुर में इसकी एक पीठ ही है जहां से तमाम नाथ पंथी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर नाथ पंथियों ने कही हुई है, लेकिन उस पंथ से जुड़े हुए होने के बावजूद भी कितने योगी या फिर जो भी उसके अनुयायी हैं उसको फॉलो करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। उसकी प्रासंगिकता कितनी बची हुई है। ठीक है, तो बातें बहुत इसमें अच्छी अच्छी कही गई हैं जिसको कि आपको उत्तर में लिखना है। आगे आप बताएंगे कि नाथों के अनुसार व्यक्ति के भीतर जो कुंडलिनी होती है वह ब्रह्मांड में मौजूद महाकुंडलिनी का छोटा रूप है। हठ योग पद्धति में कुंडलिनी जागरण और सठ चक्र भेदन के अभ्यास पर जोर दिया गया है। जिस तरीके से आज भी आप देखेंगे कि सुबह सुबह उठ के बहुत लोग योग इत्यादि करते हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम, उठक बैठक तमाम तरीके का है। और एक सबसे बेहतरीन तो है सूर्यासन, जिसको हम बोलते हैं सूर्य को नमस्कार, जिसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार, बल्कि इसको आप ध्यान में रखें सूर्य नमस्कार। तो उसमें सभी जो भी अभ्यास की चीजें हैं आ जाती हैं और उससे शरीर भी थोड़ा सा हल्का और लचकदार या फिर क्या कहें स्वस्थ निरोग दिखाई पड़ता है। तो बैठकर बहुत लोग जो सठ भेद चक्र है उसका भी लोग अभ्यास करते हैं। और कहा जाता है कि मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से पे एक सहस्त्रार चक्र है, वहां पर जाने की कोशिश की जाती है। और आप भी चाहें तो आंख बंद करके कुछ मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर मन और वाक संयम, मन की सुचिता और तमाम इंद्रियों का नियमन इत्यादि है तब तो आपका योग करना ठीक है। वरना अगर कुछ देर के लिए आप आंख बंद करिए तो आंख के सामने झिलमिल झिलमिल सा इस तरीके से आने लगता है और जिसको आप भूलना चाहते हैं वही आपके सामने दिखाई दे देता है। आप लोग भी थोड़ा सा आंख बंद करके एक बार देखिए कि आपके सामने क्या दिखाई पड़ रहा है। ये एक पद्धति है और यही कारण आप देखेंगे, इसी कारण से सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये कठिन पद्धतियों में से एक था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंद्रियों का नियमन और संयम कैसे करें, न चाहते हुए भी कई बार गलत काम हो जाया करते थे। तो यहाँ पर नाथों ने बड़ा ही अच्छे से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति इधर उधर भटकता भटकता रहता है, लेकिन उसके जो भीतर कुंडलिनी है और ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा रूप है। ब्रह्मांड की जो कुंडली महाकुंडलिनी है और जो व्यक्ति के भीतर है वो कुंडलिनी है। और उन्होंने योग के माध्यम से ही उसको जागृत करने का एक तरीके से मंत्र दिया हुआ है। और उन्होंने कहा भी कि जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, जो ये पिंड है वही
ब्रह्मांड से निकला हुआ है, बाद में उसी में जाके मिल जाना है। ठीक, सिद्धों की तरह ही नाथों ने भी बाह्य आडंबरों और वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। तो सिद्धों से, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, कि उसी से इनका विकास हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें अच्छी थी उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, जो चीजें समाज के लिए खराब थी, जैसे कि स्त्री को सेवन के रूप में देखना, या फिर वहां पर मद्य मांस मदिरा, ये जो सारी चीजें थी गलत टाइप के, उनके दृष्टिकोण से उसका उन्होंने निषेध किया था। तो बाह्य आडंबरों का भी उन्होंने कहा कि आचरण की शुद्धता पर जोर दीजिए, मन की शुद्धता को रखिए, दिखावटीपन मत कीजिए ना। इस तरीके से उन्होंने बातों को कहा। वर्ण व्यवस्था के समर्थक के रूप में वो नहीं रहे, और साथ में सिद्धों की तरह ही इन्होंने भी गुरु की महत्ता पर जोर दिया है। यानी आप देख रहे हैं कि सिद्ध और नाथ साहित्य ऐसा साहित्य रहा है जिसमें कि गुरु को बहुत बड़ा माना गया है, और इसी कारण आगे चलकर कबीर ने गुरु के तमाम लक्षण दिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, सतगुरु की महिमा अनंत है, पोथी पढ़, ये तो है ही। और एक है कि मैं लोक वेद के पीछे चला था और आगे ते सतगुरु मिलिया, दीपक दिया हाथ। इस तरीके से उन्होंने गुरु को अंग करके बहुत सारे पद लिखे हुए। तो अचानक उन्होंने नहीं लिखा, अब धीरे धीरे आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी। खासतौर से वो जो बी एम ए के विद्यार्थी हैं वो तो और अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जो तैयारी करने जा रहे हैं या फिर मेंस लिखने जा रहे हैं, वो भी इन चीजों को अंत तक नहीं भूलेंगे, लिख कर ही आएंगे। आगे आप लिखेंगे भाषा के दृष्टिकोण से, शिल्प के दृष्टिकोण से, कि नाथों ने अधिकतर मुक्तक कविताएं लिखी, यानी कि फुटकल फुटकल उन्होंने कविताएं लिखी। इनकी भाषा में अपभ्रंश के अलावा ब्रज, अवधी और पंजाबी का मिश्रण दिखाई पड़ता है। प्रतीकात्मक भाषा शैली के कारण इनकी भाषा को संधा भाषा भी कहा जाता है, और कई जगहों पर इसी को उलट बांसी भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी रचनाओं में दोहा का अधिकतर प्रयोग मिलता है, यानी तमाम छंदों का प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन उसमें दोहा एक मुख्य छंद रहा। तो उसको आप जरूर यहाँ पर अपने उत्तर में लिखेंगे। आगे आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नाथों ने सामाजिक विषमताओं और भोगवाद का खंडन किया। उस समय नारी के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था, जिसका प्रभाव आगे भक्तिकालीन साहित्य पर भी दिखाई पड़ता है, खासतौर से संत काव्य में। और कबीर को आप इंडिकेट करेंगे कि कबीर इसके उदाहरण हो सकते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंत में नाथ पंथियों की तमाम विशेषताओं का जिक्र करते हुए आप बताएंगे कि सब कुछ उनमें था, लेकिन प्रेम तत्व का अभाव था। नाथ पंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था, और इसी कारण लगता है कि सिद्ध और नाथ वहीं तक सीमित रह गए, और आगे चलकर कबीर ने भले उनसे प्रभाव लिया, लेकिन उन्होंने प्रेम पर हमेशा जोर देना शुरू किया, और कहा भी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो आप देख रहे हैं कि आगे चलकर धीरे धीरे प्रभाव लेते हुए भी उसमें परिशोधन की क्षमता बनी रही। तो प्रिय विद्यार्थियों, नाथ साहित्य को हमने पूरा अच्छे से आप सभी को समझाने का प्रयास किया, और किस तरीके से आप एग्जाम में उत्तर लिखने चाहिए उसको लेकर भी हमने सधे अंदाज में, भाषा शैली में आप सभी को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और जैसे ही नाथ साहित्य की विशेषताएं या फिर नाथ साहित्य की भाषिक और साहित्यिक अवदान पर विचार कीजिए, या फिर किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर अपनी कलम उठाएंगे और उसकी रफ्तार को बनाते हुए पूरे उत्तर को समाप्त करेंगे। तो आज के इस लेखन को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।